Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In this video, I will discuss chapter 22 Mineral Nutrition, and this is the part 2 of this video. If you have not watched part 1, then the link of part 1 is given in the video's description box. Please check it. Let's start this video. But before that, I have a question for you, and you have to comment the answer in the comment section. And the question is, who proposed the term functional nutrient? And the options are Schimper, Mays, Anand Stout, Nicholas. So if you know the right answer, then comment it. And if you still not subscribe this channel, then please subscribe this channel and like and share this video more and more. Now here we will start from this table, that is elements and its major role. तो हमने elements की डिस्कवरी कैसे हुई, किन साइंटिस्ट ने की, किस ईयर की, हमने यहाँ तक कर लिया था. इस वीडियो में हमको एलिमेंट्स और उनके जो रोल होता है, फंक्शंस, उनको डिस्कस करना है. तो पहला यहाँ पे दिया है CHO. ये जो है CHO, ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और इनका काम होता है, दे प्रोवाइड अ बेसिक स्ट्रक्चर टू द प्लांट्स. प्लांट्स को एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसके अलावा जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ये टिश्यू बिल्डिंग में भी हेल्प करता है. और साथ में जो NPS है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये भी टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करते हैं. ये तो टिश्यू बिल्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं. टिश्यूज़ क्या होते हैं? बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो सब एक ग्रुप बना के एक टिश्यू फॉर्म करते हैं. तो प्लांट्स में जो टिश्यू बिल्डिंग का काम होता है वो ये 6 एलिमेंट्स करते हैं. इसके बाद आता है हमारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन. ये क्या करता है? तो जो पोटेशियम है ये बहुत फेमस है. पोटेशियम का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में. तो मेन पोटेशियम आपको याद रखना है. इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इनके और भी फंक्शंस होते हैं, बट मेन जो है इनका भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है. और इसमें पोटेशियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से क्या होता है कि जो बॉडी होती है, कह सकते हैं, इट मेंटेन द होम्योस्टेसिस इन द बॉडी. हमारी जो बॉडी का जो एक प्रॉपर टेम्परेचर सेट रहता है, हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है बॉडी की, उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये जो एलिमेंट्स हैं, स्पेशली पोटेशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस में हमने देखा था कि टिश्यू बिल्डिंग में भी हेल्प कर रहा है, और कैल्शियम में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हेल्प करता है. इसके अलावा जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस है, ये स्केलेटल एलिमेंट्स भी होते हैं. ठीक है. उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट होते हैं जो कि एनर्जी को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद NPS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, ट्रांसफ़र करना एंड क्रिएट सम बॉन्ड्स. ये बॉन्डिंग भी क्रिएट करते हैं. आफ्टर दैट कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनका मेन जो फंक्शन है, मेजर रोल है इनका, ये क्या करते हैं? प्लास्टिक एंड स्टोरेज ऑफ द एलिमेंट्स और एनर्जी. तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, तो ये क्या करते हैं? प्लास्टिक कनेक्ट करें यहाँ पे प्लास्टिसिटी से. प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी इज सिंपली द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू ऑल्टर इट्स बिहेवियर. जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में, अपनी फिजियोलॉजी, अपने जीन एक्सप्रेशन में, और यू कैन से अपनी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, उसमें कुछ चेंजेस करता है. और ये चेंजेस क्यों होते हैं? अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन. सपोज एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है या फेवरेबल है, उसके हिसाब से अपनी बॉडी को, अपने बिहेवियर, फिजियोलॉजी में चेंज करना, दैट इज रिफर्ड एज प्लास्टिसिटी. तो इन सब में जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस का होता है. आफ्टर दैट आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये हमारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं. इनका काम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रेगुलेट करना. इसके बाद कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सल्फर, सेम ये भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. इनका ये क्या करते हैं? कैटालिटिक एलिमेंट होते हैं. कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको फास्ट करने के लिए कैटालिटिक की ज़रूरत पड़ती है. तो आयरन, कॉपर, मैग्नीज, सल्फर, ये सब कैटालिटिक एक्शन की तरह यूज़ होते हैं. तो ये था इनका मेजर रोल. अब आगे की बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की. अब हमको पहले पढ़नी है मोबिलिटी इन सॉइल, उसके बाद सेकंड हमको पढ़ना है मोबिलिटी इन प्लांट्स. जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी सॉइल में और प्लांट्स में जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. सॉइल में जो कैटेगरी है वो 3 ही हैं. मीन्स यहाँ पे जो कैटेगरी बनती है वो मोबाइल न्यूट्रिएंट की बनती है, लेस मोबाइल और इमोबाइल की. मोबाइल न्यूट्रिएंट्स नाम से क्लियर है, मोबाइल यानी वो जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर सकते हैं.
सच एलिमेंट्स आर हाईली सॉल्युबल एंड आर नॉट एड्सॉर्ब ऑन द क्ले कॉम्प्लेक्स। हम सबको पता है जो हमारा सॉइल सिस्टम होता है, सॉइल में क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और जो सॉइल में क्ले पार्टिकल्स होते हैं, सिंपली वी कैन से क्ले कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, मोबाइल न्यूट्रिएंट जो होते हैं, वो क्ले कॉम्प्लेक्स के संग एड्सॉर्ब नहीं होते। ये सॉइल का जो सिस्टम होता है, मैट्रिक्स होता है, उसमें अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। और के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इसमें एग्जाम्पल आता है NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, BO3 3 नेगेटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होती है प्लांट्स को किस फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो नाइट्रोजन की दो फॉर्म्स होते हैं, एक होती है आयनिक फॉर्म, एक होती है नॉन आयनिक फॉर्म। नॉन आयनिक फॉर्म में तो अमाइड होता है, अमाइन माने NH2CONH2। अमाइड फॉर्म्स ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आयनिक फॉर्म्स होती हैं वो दो तरह की आयनिक फॉर्म्स यहाँ पे देखी जाती है नाइट्रोजन में। एक होती है NO3 नेगेटिव, दूसरा होता है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो NO3 नेगेटिव वाली फॉर्म है, ये सॉइल में बहुत ज़्यादा मोबाइल है। ध्यान रखना इनके एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 एग्जाम्पल्स में फिर से हम रिपीट कर देते हैं। 5 एग्जाम्पल्स हैं NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, BO3 3 नेगेटिव, Mn2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये सारे हमने मोबाइल एलिमेंट्स पढ़े। अब नेक्स्ट आता है लेस मोबाइल। लेस मोबाइल जो होते हैं, सच एलिमेंट्स आर ऑल्सो सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल होते हैं, बट एड्सॉर्ब ऑन द क्ले कॉम्प्लेक्स एंड दस देयर मोबिलिटी इज समवॉट रिड्यूस। तो अभी मैंने बताया कि क्ले कॉम्प्लेक्स से होता है, और क्ले कॉम्प्लेक्स में अगर कोई एलिमेंट एड्सॉर्ब होगा तो वो मैट्रिक्स में ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो लेस मोबाइल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके संग भी यही होता है कि ये क्ले कॉम्प्लेक्स में एड्सॉर्ब रहते हैं और बहुत ही स्लोली जो सॉइल का मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जब स्लोली जाएंगे तो उनकी मोबिलिटी भी बहुत स्लो हो जाएगी, यानी लेस मोबाइल होंगे। इसके एग्जांपल्स में भी अगेन यहाँ पे भी 5 एग्जांपल्स हैं। 5 एग्जांपल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? दैट इज़ NH4 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 5 एग्जांपल्स आते हैं। तो ध्यान रखना है नाइट्रोजन की जो फॉर्म है NO3 नेगेटिव मोबाइल में आता है, NH4 पॉजिटिव लेस मोबाइल में आता है, जिसमें नंबर कम है, या फिर कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन है O फॉर मोबाइल, ठीक है। तो O जिसमें होगा NO3 वाला वो मोबाइल होगा, और जिसमें H है वो लेस मोबाइल होगा। बाकी एग्जांपल्स भी आप इजीली लर्न कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी इमोबाइल की। इमोबाइल का नाम से क्लियर है, ये इनकी मोबिलिटी नहीं होती, हाईली रिएक्टिव एंड गेट फिक्स्ड इन द सॉइल, ये प्रॉपरली सॉइल में फिक्स्ड रहते हैं। इसके 3 एग्जांपल्स हैं। 3 एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था जो फॉस्फोरस की 2 फॉर्म्स होती हैं। फॉस्फोरस की भी 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है आयनिक फॉर्म, एक होती है नॉन आयनिक फॉर्म, जो हमने पहले डिस्कस करी। नॉन आयनिक में प्लांट्स में क्या होता है, जो फाइटन होता है वो पाया जाता है, तो अभी ये इतना ज़रूरी नहीं है। आयनिक फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। आयनिक में भी हमने पढ़ा था H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव। तो ये दोनों ही फॉर्म्स जो हैं सॉइल में इमोबाइल रहती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल और आता है, दैट इज़ जिंक। जिंक 2 पॉजिटिव भी जो है सॉइल में इमोबाइल रहता है, लेकिन प्लांट्स में जिंक इमोबाइल नहीं रहता। अभी हम प्लांट्स के पढ़ेंगे। प्लांट्स का जो है वो बहुत सिंपल है। सॉइल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो आयनिक फॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और सब कुछ याद रखना होता है। आगे चलते हैं मोबिलिटी इन प्लांट्स। तो मोबिलिटी इन प्लांट्स में जो कैटेगरी बनकर आती है वो हमारी 4 कैटेगरी आती हैं, हाईली मोबाइल, मॉडरेट मोबाइल, लेस मोबाइल एंड इमोबाइल, ठीक है। जो जैसे अभी हमने बात करती है जिंक की, तो जिंक सॉइल में इमोबाइल रहता है, लेकिन प्लांट्स के केस में जो जिंक है वो मॉडरेट मोबाइल में आता है। और जो हमारे बहुत ही फेमस फर्टिलाइजर्स होते हैं NPK, ये तीनों प्लांट्स में हाईली मोबाइल होते हैं। रिमेंबर दिस। अगर हम यहाँ पे सॉइल की बात करें, मोबिलिटी इन सॉइल की बात करें, तो नाइट्रोजन में क्या फॉर्म्स पढ़ी थी हमने पढ़ा था NO3 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। तो NO3 नेगेटिव जो थी वो मोबाइल में आती है, NH4 पॉजिटिव लेस मोबाइल में आता है, और जबकि प्लांट्स में जो N है, नाइट्रोजन है, वो हाईली मोबाइल में आता है। फॉस्फोरस भी यहाँ पे हाईली मोबाइल है, जबकि सॉइल में जो फॉस्फोरस था वो इमोबाइल था। फॉस्फोरस की हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी थी,
H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव। ये दोनों ही फॉर्म्स जो थी कैसी थी, इमोबाइल थी। ठीक है, तो सॉइल में जो फॉस्फोरस की फॉर्म्स है वो इमोबाइल है, लेकिन प्लांट्स में वो हाईली मोबाइल में आ रहा है। सेम यहाँ पे पोटेशियम भी हाईली मोबाइल है, लेकिन अगर हम सॉइल की बात करें तो पोटेशियम वहाँ पे लेस मोबाइल था। पोटेशियम जो था वो कैसा था, लेस मोबाइल की कैटेगरी में आ रहा था। तो थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करके इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। तो जिंक का हमने देख लिया। अब लेस मोबाइल कौन कौन से होते हैं प्लांट्स में, तो जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब हमारे लेस मोबाइल हैं। और इमोबाइल में सिर्फ 2 ही आते हैं, कैल्शियम एंड बोरोन। जबकि सॉइल में जो इमोबाइल थे वो 3 थे, जिंक भी इमोबाइल था और फॉस्फोरस की 2 फॉर्म्स जो थी वो इमोबाइल होती हैं सॉइल में। प्लांट्स में कैल्शियम और बोरोन 2 ही चीज़ आती हैं। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब हम क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही हैं यहाँ पे, वैसे तो मैक्रो एंड माइक्रो, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर हम देखें तो बेसिक न्यूट्रिएंट भी पढ़ना है हमको। तो बेसिक न्यूट्रिएंट तो समझ में आता है CHO, कब से हम यही पढ़ जा रहे हैं कि CHO क्या है, हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, CHO कंस्टिट्यूट अबाउट 96% ऑफ द टोटल ड्राई मैटर ऑफ द प्लांट। प्लांट्स का जो 96% ड्राई मैटर होता है वो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही कवर करते हैं। इसके अलावा जो कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं ये अपना आपस में, ठीक है, 45% फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्रो या फिर मेजर न्यूट्रिएंट कहा जाता है इनको, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। 2 कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मैक्रो वाली और माइक्रो वाली। तो जो मैक्रो होते हैं, मैक्रो में भी फर्दर 2 कैटेगरी बन जाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी की। तो यहाँ पे प्राइमरी, पहले तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं वो समझते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। कितना ज़्यादा, दैट इज़ मोर देन 1 ppm। ये पॉइंट याद रखना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मेजर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कितनी होती है, मोर देन 1 ppm। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरी में बटे होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा एग्जाम्पल आता है NPK। अभी हमने पढ़ा NPK प्लांट्स में हाईली मोबाइल रहता है, तो ये प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी में हमारा आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद चलते हैं माइक्रो में। माइक्रो का मतलब है कि इसकी क्वांटिटी कम चाहिए होती है। कम मतलब 1 ppm से कम, ये याद रखना। लेस देन 1 ppm की क्वांटिटी में इनको चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम और भी होते हैं, इसको हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज ट्रेस एलिमेंट, ऑलिगो एलिमेंट्स एंड स्पोन एलिमेंट्स। तो इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, बट इट डजंट मीन्स कि इनको हम ऐड नहीं करें तो हमारा काम बन जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना होता है, बिकॉज ये भी हमारी जो ईल्ड होती है उसको अफेक्ट करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कैसे। उसके बाद आगे माइक्रो के एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। माइक्रो के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हमारे जो एग्जाम्पल्स आते हैं, ये आता है हमारा मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, कोबाल्ट, आयरन, जिंक। ओके, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट माइक्रो और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। ये जो क्लासिफिकेशन है वैसे बहुत ज़्यादा आउटडेट हो चुका है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि था क्या। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी माइक्रो न्यूट्रिएंट से भी कम होती है। अभी हमने देखा जो मैक्रो होते हैं वो 1 ppm से ज़्यादा चाहिए होते हैं, और जो माइक्रो होते हैं वो 1 ppm से भी कम चाहिए। अभी जो अल्ट्रा माइक्रो है, अल्ट्रा माइक्रो का मतलब कि 1 ppm से भी बहुत कम हो जाएगा वो, और उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं 1 ppb। बी मीन्स क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन, और ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, ppm से भी छोटा हो गया। और ये दिया था बेसिकली जो निकोलास था, जिसमें फंक्शन न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था। तो निकोलास ने ही यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए थे, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट के। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन वाला था अल्ट्रा न्यूट्रिएंट वाला, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, मैक्रो एंड माइक्रो, और CHO याद रखना कि वो बेसिक में आता है। अब यहाँ पे एक ग्राफ है,
जिसकी हेल्प से हमें ये समझना है कि ये जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कैसे यील्ड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है दिस इज़ द यील्ड कर्व फॉर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो कम अमाउंट में देना पड़ता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है तो वैसे वैसे जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा शार्पली इंक्रीज़ हो रही है। जो इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है यील्ड, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट में जाके जो यील्ड है वो हमारी कैसी हो गई है, मैक्सिमम यील्ड हमको अचीव हो जाएगी। और जब ये पॉइंट आ जाता है इसके बाद हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो बंद कर देनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा सप्लाई करते रहे, सपोज हमने यहाँ पे इस पॉइंट में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करा, अब भी माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करें, तो जो यील्ड का ग्राफ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यील्ड हमारी डिक्रीजिंग पैटर्न शो करेगी। तो यील्ड हमारी जो भी होगी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होने लगेगी। तो एक सर्टेन अमाउंट जब हमको ऑब्टेन हो जाता है, मैक्सिमम यील्ड आने लगती है, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं करना है। यानी हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कब सप्लाई करना होता है, ये वाली जो फेज़ है यहाँ इसी फेज़ में हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अप्लाई करने होते हैं। इसके बाद जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके संग थोड़ा अलग होता है। यील्ड इंक्रीज़ करती है नो डाउट, लेकिन जो इंक्रीजिंग रेट है वो थोड़ा सा अलग होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में शार्प इंक्रीज़ होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत ही शार्पली इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो हम डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो में हमने पढ़ा था NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको अगर हम डालेंगे तो यील्ड जो है वो स्लोली इंक्रीजिंग पैटर्न शो करेगी। और अगेन ये भी एक बार मैक्सिमम आ जाएगी जब हम इसको डालते रहेंगे। तो ये ग्राफ था, याद रखना माइक्रोन्यूट्रिएंट का शेप कैसा बन रहा है और मैक्रो का शेप कैसे बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट को हम पोटेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। दे आर such elements at very low concentration and offer under specific conditions have been shown to stimulate the growth of certain plants or to have short rate other beneficial effect। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वैसे तो एसेंशियल मतलब होते नहीं है, नाम इनका बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, बट एक्चुअली इनका कोई ऐसा रोल होता नहीं है। बट फिर भी ये क्या करता है, अगर इनकी कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। इसमें एग्जांपल में आता है सेलेनियम। ठीक है, अब सेलेनियम में क्या है, अगर सेलेनियम का अमाउंट प्लांट्स में ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता। बट फिर भी अगर बहुत ही एक लो कंसनट्रेशन में अगर सेलेनियम प्लांट में प्रेजेंट है, यहाँ पे मेंशन है लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर लो कंसंट्रेशन में सेलेनियम प्रेजेंट है तो क्या करेगा, वो उसके लिए बेनिफिशियल इफेक्ट शो करेगा। तो सेलेनियम अगर लो कंसंट्रेशन में होता है तो ऑब्वियसली इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। बेसिकली जो सेलेनियम होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है प्लांट्स में। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो मेन रोल है वो क्या होता है, इट इंक्रीज द टॉलरेंस टू द एबायोटिक स्ट्रेसेस। प्लांट्स में हम सबको पता है कि दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस एंड बायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, अब ये एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस में क्या होता है कि एबायोटिक स्ट्रेस जो होते हैं वो जो नॉन लिविंग के द्वारा होते हैं और बायोटिक्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं। जैसे हम सबको पता है प्लांट्स में पैथोजन अटैक करते हैं तो वो बायोटिक स्ट्रेस में आ गया। लेकिन अगर पैथोजन का अटैक नहीं है, सब उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गई है तो वो एबायोटिक में आएगा। तो एल्यूमिनियम का काम क्या होता है कि प्लांट्स में एबायोटिक स्ट्रेस हो रहा है या बायोटिक स्ट्रेस हो रहा है, उसके अगेंस्ट टॉलरेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल प्लांट्स में शो करना, ये एल्यूमिनियम का काम होता है। लेकिन एल्यूमिनियम ये काम कब करेगा, जब वो लो कंसंट्रेशन में पाया जाएगा। इस तरह से रुबीडियम होता है। ठीक है, रुबीडियम, निकल, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, क्रोमियम, आर्सेनिक, ये सारे ही एलिमेंट्स जो हैं बेनिफिशियल कैटेगरी में आते हैं। बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद हिडन हंगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हिडन हंगर की कंडीशन को हम इसमें क्या होता है कि प्लांट्स में जो हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन स्टिल प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन है वो डेफिशिएंट होगा और प्लांट्स में कुछ सिम्टम्स भी शो नहीं हो रहे होंगे। मतलब कि प्लांट्स की जो यील्ड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं और हिडन हंगर की कंडीशन बनी है। हिडन हंगर में मतलब कि प्लांट्स में डिफिशिएंसी है, प्लांट्स उस चीज़ को न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है लेकिन उसमें स्टिल डिफिशिएंसी शो हो रही है। प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट का लेवल कम है लेकिन
हमको ये पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? बिकॉज प्लांट्स में डिफिशियंसी के सिम्टम्स ही नहीं आते। जैसे हम सबको पता है नाइट्रोजन क्या करती है, प्लांट्स के ग्रीन कलर को इम्पार्ट करने का काम करती है, लेकिन नाइट्रोजन का डिफिशियंसी हो जाती है, नाइट्रोजन कम हो जाएगा तो प्लांट्स का जो कलर है, लीव्स का कलर है, वो येलो हो जाता है। तो ये सिम्टम्स हमको शो होते हैं, लेकिन हिडन हंगर में हमको कोई ऐसा जो सिम्टम होता है जो विजिबल हो वो शो नहीं होता। तो ये जो यहाँ पे ग्राफ है, जैसे कि हम फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करेंगे, अगर लो कंसनट्रेशन में करेंगे तो डिफिशियंसी होगी, और इस कंडीशन में ही हिडन हंगर होगा। मतलब हम फर्टिलाइजर्स कम डाल रहे हैं और प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट है वो भी कम जा रहा है, तो ऑब्वियस डिफिशियंसी होगी, लेकिन वहाँ पे हमको अभी एकदम से सिम्टम्स अपेयर नहीं होंगे। उस कंडीशन को हमने बोला हिडन हंगर। लेकिन स्लोली हमको पता चला कि हमको न्यूट्रिएंट और ऐड करना है, तो हमने एडिक्वेट अमाउंट न्यूट्रिएंट ऐड करा। एक क्रिटिकल या बेयर लिमिट सेट हो जाएगी। क्रिटिकल और बेयर लिमिट के जो बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ द श्योर रेट। ये जो रेट है दैट इज़ द श्योर रेट। श्योर रेट क्या होता है? क्रिटिकल लिमिट के ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको श्योर रेट बोलते हैं, और इसके आगे जो ईल्ड है हमारी मैक्सिमम आ जाती है। ये हमारी मैक्सिमम ईल्ड आ रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फर्दर अगर हमने न्यूट्रिएंट अप्लाई करे तो हमारी अगेन ईल्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है, नीचे आ रहा है, यानी ईल्ड हमारी घट सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ हिडन हंगर। तो यहाँ पे हिडन हंगर को थोड़ा एक्सप्लेन करा गया है कि हिडन हंगर क्या है। द टर्म हिडन हंगर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्लांट दैट शोज नो ऑब्वियस सिम्टम्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हिडन हंगर की वो कंडीशन होती है जब प्लांट्स कोई ऑब्वियस सिम्टम शो नहीं कर रहा, यार द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज सफिशिएंट टू गिव द टॉप प्रूफ प्रॉफिटेबल ईल्ड। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो तो सफिशिएंट है, बट स्टिल जो प्लांट्स है उसमें ईल्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है और कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा। Fertilization with the sure rate rather than bare economic optimum on an average yield helps to retain the top profitable yield. Sure rate is a rate little above the critical limit to be sure that there is no reduction in the yield. क्योंकि sure rate के बाद हमारी जो आती है yield वो maximum आती है, maximum yield के बाद वो decrease होना शुरू कर देता है। Hidden hunger is an expression in the soil to designate a condition in plants brought about through lack of certain essential elements in the soil, and it is not easily detected by the outward appearance। तो यानी बाहर की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजी है, वहाँ से हम देख के नहीं बता सकते क्योंकि सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन स्टिल जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है वो बनी रहती है। दैट इज़ रिफर्ड एज हिडन हंगर।